आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो क्रिया विषय पर बनाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, जो क्रिया शब्द होता है, क्रिया शब्द का अर्थ करने से होता है। अर्थात कोई भी क्रिया आप करें, काम का करना ही करना क्रिया नहीं है। आप जो भी क्रिया करें वह सभी क्रियाएं क्रियापद के अंतर्गत आता है। जैसे कहा जाता है कि चलना, बैठना, सोना, ये भी क्रिया है। इसमें कोई काम नहीं होता लेकिन उसके बावजूद भी क्रिया है। तो इसका कारण है कि जिस तरह के क्रियाकलाप आप करते हो उसका बोध कराने वाला जो पद होता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति धातु से होती है। धातु संस्कृत शब्द का शब्द होता है, जो जैसे कहा जाए कि परिभाषा के रूप में कहा जाए कि जिस शब्द से, क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। तो इसमें हम यह ध्यान रखेंगे कि काम का करना ही क्रिया नहीं है। किसी भी क्रिया को करना, किसी भी क्रियाकलाप को संपादित करना क्रिया है। जैसे चलना, बैठना, सोना, रोना, गाना, पढ़ना आदि, ये सब के सब क्रियापद होते हैं। इसमें कभी कभी प्रश्न आता है कि जब थोड़ा सा प्रश्न की गंभीरता को बढ़ाया जाए, उसके स्तर को यदि और कठिन करना हो, तब प्रश्न एक आता है, एक शब्द होता है धातु। पूछ लिया जाता है कि चलना में कौन सी धातु है, सोना में कौन सी धातु है, रोना में कौन सी धातु है। तो धातु क्या होता है? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को हम धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप अर्थात क्रिया जिससे जन्म लेती है, उत्पन्न होती है, उसको हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी क्रिया के उदाहरण हम चलना, बैठना, सोना, रोना, गाना, पढ़ना, यह सब क्रिया के रूप पढ़े। अब इसी में यदि हम जानना चाहें कि आखिर चलना किस धातु से बना है, तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो संस्कृत का मूल रूप होता है उसमें क्रिया को हम धातु कहते हैं। तो चलना गम धातु, गमन से बना है। गमन के तद्भव रूप से यह चलना आदि बना है, तो गम है। बैठना, बैठना जैसे उपविशति आदि होता है। तो इसमें हम इसके मूल रूप में न चलकर यदि हम इसको इसके हिसाब से, हिंदी के शब्द से यदि हम इसकी पहचान करें, तो आप इसको कह सकते हैं कि चल, यह धातु रूप है। बैठना में बैठ, यह इसका धातु रूप है। सोना में सो, धातु रूप है। रोना में रो, और गाना में गा। पढ़ना में वैसे होता तो पठ है, लेकिन यहां हम पढ़ेंगे इसको पढ़। यह धातु रूप है, इसको हम धातु कहते हैं। और इसी में जब हम कोई प्रत्यय आदि जोड़ते हैं तब यह क्रिया के रूप में परिवर्तित होता है। क्रिया की एक पहचान भी होती है कि जिसके अंत में ना लगा होता है वह क्रिया होता है। जिसके अंत में ना लगा होता है वह क्रिया होता है। तो अब एक क्रिया का यह रूप हुआ, एक क्रिया का यह जिसमें कुछ जुड़ा हुआ है वह हुआ। तो इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक मूल क्रिया जिसे हम मौलिक क्रिया भी कहते हैं, मौलिक क्रिया। और जो दूसरा भेद होता है उसको हम यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया। मूल क्रिया
मौलिक क्रिया, यौगिक क्रिया। इसको मूल धातु भी कहते हैं, रूढ़ धातु भी कहते हैं और यौगिक धातु भी कहते हैं। तो इस तरह से धातु को हमने छोड़ दिया यहीं पे, क्योंकि धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। उसके आगे हम क्रिया के रूप में इसको पढ़ेंगे। तो जो मूल क्रिया होता है वह साधारण रूप से जैसे चल, बैठ, रो, गा, इस तरह के जो रूप होते हैं उसी को हम मूल क्रिया का रूप कहते हैं। जैसे यहां हम कह सकते हैं कि यह जो चल है, बैठ है, सो है, दौड़ है, जा है, आ है, खा, यह सब क्रिया का मूल रूप होता है और इसके भेद नहीं किए जाते। आगे इसके भेद की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। यौगिक क्रिया के भेद की जरूरत हमें पड़ती है और इसी को हम पढ़ते भी है। तो जो यौगिक क्रिया होता है, यौगिक क्रिया वह क्रिया होता है जिसके मूल रूप में कुछ जोड़कर उसके रूप को परिवर्तित कर दिया जाए और इसके भेद होते हैं। पहला जो इसका यौगिक क्रिया का जो भेद होता है, पहला जो रूप होता है, एक होता है कर्म के आधार पर, एक होता है कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया, और जो तीसरा होता है उसको हम अन्य क्रिया का रूप भी कह सकते हैं, वह अन्य क्रिया भी होता है। इसका तीसरा भेद है अन्य क्रिया। ठीक है, तो अब हम इसी में एक एक को पढ़ेंगे। आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कौन सा होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जैसे इसका नाम है, इसमें अकर्म अक प्रत्यय के साथ जुड़ा है, यह स उपसर्ग कर्म और अक प्रत्यय के साथ जुड़ा है। तो इसमें हम देखें, जैसे अ का मतलब नहीं होता है और स का मतलब सहित होता है, तो इसको हम यह भी कह सकते हैं कि कर्म के बिना, कर्म के बिना और कर्म के साथ, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म लगा होता है उसे सकर्मक, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो सकर्मक क्रिया होता है इसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो अब इसमें अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसको देखें। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगता है, अर्थात इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि एक वाक्य के रूप में इसका अर्थ निकलता है प्रयोग, और एक शब्द के रूप में निकलता है। तो इसमें देखें, जैसे कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें कभी कर्म नहीं लग सकता है और उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सारी क्रियाएं जिसका प्रभाव स्वयं पर पड़ता है, जैसे रोना, दौड़ना, चलना, व्यायाम करना, व्यायाम करना, अभ्यास करना, अभ्यास करना, उसी तरह चिल्लाना, चिल्लाना, हंसना, बैठना, बैठना, सोना, इस तरह के पद होते हैं। इनमें कभी भी इनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है और ये सदैव अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। तो एक तो शब्द के रूप में होता है
और एक वाक्य के रूप में। जैसे इसी को देखा जाए, जैसे वह हंसता है, वह हंसता है, तो प्रश्न होगा कि वह क्या करता है, तो वह हंसता है। एक इसमें एक और चीज हम जान लें, इसमें कुछ शब्द होते हैं, चलिए उसको बाद में हम देखते हैं। जैसे वह हंसता है, इसमें हंसता है क्रिया है, वह इसका करता है, इस कारण इसमें कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। वह खाता है, इसमें भी कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। वह चिल्लाता है, इसमें भी कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे इसमें यदि कहा जाए कि वह क्या दौड़ता है, तो क्या तो दौड़ता नहीं है, वह दौड़ने की बस क्रिया करता है। तो ऐसे जो पद होते हैं वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं, अर्थात इस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा जो इसका भेद है सकर्मक क्रिया, इसके साथ सदैव कर्म का प्रयोग होता है। कुछ शब्द भी होते हैं, तो जैसे पीना, खाना, पढ़ना, तो इसमें जैसे पीना पद है, तो पीना में प्रश्न हो सकता है कि क्या पीता है, तो पानी पीता है। क्या खाता है, तो खाना खाता है। क्या पढ़ता है, तो अखबार पढ़ता है, कहानी पढ़ता है। तो ऐसे पद होते हैं जो कर्म का प्रयोग अपने साथ कर सकते हैं, वैसे पद सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। यह शब्द के रूप में ऐसा होता है। बुलाना भी होता है, यह भी सकर्मक क्रिया है। और वाक्य के रूप में जैसे वह पानी पीता है, इसमें देखें तो इसमें वह करता है, पीता है क्रिया है, और पानी इसका कर्म है। तो यह सकर्मक क्रिया के रूप हो गए। वह रोटी खाता है, वह रोटी खाता है, तो यह भी प्रश्न होगा कि क्या खाता है, तो रोटी खाता है, तो रोटी इसका कर्म हो गया। तो इसको हम, इसमें एक कर्म है इसलिए इसको एक कर्मक क्रिया हम कहेंगे। इसको और बढ़ा दिया जाए तो जैसे वह मोहन को खाना खिलाता है, खाना खिलाता है। तो इसमें ध्यान दें, प्रश्न होगा कि वह किसे खाना खिलाता है, वह किसको खाना खिलाता है, तो मोहन को खिलाता है। तो एक कर्म यह हो गया, वह मोहन को क्या खिलाता है, तो खाना खिलाता है। एक कर्म यह हो गया, दूसरा कर्म यह हो गया। तो इसमें दो कर्म है इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया है। उसी तरह वह बच्चों को पाठ पढ़ाता है, वह बच्चों को पाठ पढ़ाता है। प्रश्न होगा वह किसको पढ़ाता, पाठ पढ़ाता है, तो बच्चों को। वह बच्चों को क्या पढ़ाता है, तो पाठ। तो इस तरह इसमें भी दो कर्म हो गया, इसको भी हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। तो इसको पहचानने का जो तरीका होता है, एक होता है क्या और किसे या किसको, यह प्रश्नवाचक शब्द है। और यदि इसका प्रश्न हम करते हैं, इसके उत्तर में कुछ आता है तो वह कर्म होता है, और नहीं आता है तो कर्म नहीं होता है। तो जैसे इसका प्रयोग कैसे करेंगे, मान लीजिए रोना है, प्रश्न हो स्वतंत्र रूप से आप जो चाहे उसका प्रयोग करें। वह क्या रोता है, वह किसे रोता है, वह किसको रोता है। तो इस तरह से कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा वाक्य बन रहा है वह प्रश्नवाचक वाक्य, वह निरर्थक हो जा रहा है। इसमें है वह क्या हंसता है, वह किसे हंसता है, वह किसको हंसता है, तो इस पर वाक्य नहीं बन रहा है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ यदि हम करें कि वह क्या पीता है, तो उत्तर आएगा पानी पीता है। वह क्या खाता है, उत्तर आएगा रोटी खाता है। अब उसी तरह वह मोहन को खाना खिलाता है, वह मोहन को क्या खिलाता है, तो खाना, यह कर्म आ गया। वह खाना किसको खिलाता है, तो मोहन को। वह पाठ किसको पढ़ाता है, तो बच्चों को। वह बच्चों को क्या पढ़ाता है, तो पाठ। तो इसके उत्तर में जो कुछ मिल जाए वह कर्म का निर्धारण कर देता है। इसलिए हम यह ध्यान रखेंगे कि यदि कर्म को पहचानना है तो क्या किसे का प्रयोग करें। यदि उसके उत्तर में कुछ आता है तो वह कर्म है, अगर नहीं आता है तो कर्म नहीं है। इसका मतलब कि जिस क्रिया के साथ कर्म लगे वह सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगे वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।